अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक है जर्मिनेशन ऑफ सीड। यानी पहले हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स क्या हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे गो थ्रू होती है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसे होती है, लोअर प्लांट्स पढ़ा, फिर हायर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म पढ़ा, फिर एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल पढ़ी, पॉलिनेशन पढ़ी। फिर इसके बाद हमने देखा कि सीड कैसे बनता है, सीड होता कैसे। फिर हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि सीड जर्मिनेट कैसे होता है। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ सीड डेवलप इनटू सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन। यानी सीड को जब हम सीडलिंग में कन्वर्ट होता हुआ देखेंगे तो वो कहलाएगा जर्मिनेशन। यानी सीड आपने लिया, आपने ज़मीन में बोया, जब उसकी डोरमेंसी ख़त्म हुई, उसकी जो है स्लीपिंग स्टेज ख़त्म हुई और उसके ज़रिए एक कंप्लीट सीडलिंग बन गया तो उसको हम कहेंगे सीड जर्मिनेशन। ठीक है जी। सीड जर्मिनेशन के हिसाब से 3 तरह के सीड जर्मिनेशन हम देखते हैं। एपीजियल जर्मिनेशन, एपी अबव। ठीक है, तो यहाँ पे जब कॉटिलेडन अबव द अर्थ आ जाएगा तो ऐसी जर्मिनेशन को हम कहेंगे एपीजियल जर्मिनेशन। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सीड है और उसका कॉटिलेडन जो है वो पहले जमीन के नीचे है। लेटर ऑन वो कॉटिलेडन जमीन से ऊपर आ रहा है, फिर और उठ रहा है, और जैसे जैसे कॉटिलेडन ऊपर उठ रहा है वैसे वैसे कॉटिलेडन हाइपोकॉटाइल इसका ऊपर उठ रहा है, वैसे वैसे कॉटिलेडन के साथ साथ ये पूरा सीड भी जमीन से ऊपर आ गया और इस तरह की जर्मिनेशन को हम कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। ये हमें कैस्टर ऑयल सीड वगैरह में नजर आता है। ठीक है, जब एपिकोटाइल जो है हाइपोकोटाइल जो है वो जमीन से उठ के ऊपर आ जाएगा और वो कॉटिलेडन को सीड को भी ऊपर ले आएगा, ऐसी जर्मिनेशन को हम कहेंगे एपीजियल जर्मिनेशन। जबकि हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या हुआ, आप देखो ये सीड है और जो है वो कॉटिलेडन और क्या कहते हैं हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल जमीन के नीचे। लेटर ऑन हम देखा एपिकोटाइल जमीन से ऊपर आया, हाइपोकोटाइल जमीन के अंदर ही रहा, जिसकी वजह से कॉटिलेडन भी जमीन के अंदर रहा। लास्ट डायग्राम में हम देखते हैं कि एपिकोटाइल जमीन से ऊपर उठ के आ गया, हाइपोकोटाइल जमीन के अंदर है और कॉटिलेडन अभी भी जमीन के अंदर ही है। जब कॉटिलेडन हाइपोकोटाइल के साथ जमीन के नीचे ही रहेगा, बिलो द अर्थ ही रहेगा, ऐसी जर्मिनेशन को हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो बिलो, जियल अर्थ यानी अर्थ के नीचे, सॉइल के नीचे रहना, कॉटिलेडन का अलोंग विद हाइपोकोटाइल हाइपोजियल जर्मिनेशन कहलाएगा। और जब हाइपोकोटाइल के साथ ही कॉटिलेडन जमीन से ऊपर उठ के आ जाएगा तो वो कहलाएगा एपिकोटाइल जर्मिनेशन। इसकी एग्जांपल है कैस्टर ऑयल सीड और इसकी एग्जांपल है ग्राम सीड। तीसरी एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं और वो है विविपैरी जर्मिनेशन। विविपैरी जर्मिनेशन में क्या होता है? विविपैरी जर्मिनेशन में ये होता है कि प्लांट है, उस प्लांट में बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, उन फ्रूट्स के अंदर सीड डेवलप हो गए यानी फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। नॉर्मली तो हम ये देखते हैं कि सीड फ्रूट के अंदर जर्मिनेट नहीं होता, जब सीड और फ्रूट एक साथ ही राइपन होते हैं और प्लांट बॉडी से अलग हो जाते हैं। प्लांट बॉडी से अलग होने के बाद फिर हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं और सीड को हम अलग से यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ क्या हो रहा है कि ये स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि फ्रूट विद इन अ मदर बॉडी, यानी अभी मदर बॉडी से अटैच्ड है और उसी दरमियान जो है पेरेंट प्लांट के अंदर जो है वो सीड जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो गया। यानी सीड इज अ पार्ट ऑफ फ्रूट और फ्रूट का पार्ट होते हुए ही वही जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई और फ्रूट स्टिल किसका पार्ट है? स्टिल फ्रूट इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट। तो इस तरीके की जर्मिनेशन को हम कहते हैं विविपैरी जर्मिनेशन। और डेट, पाम ट्री, खजूर, इसकी एग्जांपल आपने देखा होगा। ये खजूर जो है वो कच्ची हालत में यानी वो लाइट ब्राउन सी होती है, हम उसको निकाल लेते हैं, ग्रीनिश ब्राउन या ब्राउन लाइट ब्राउन सी होती है, हम उसको निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं हम खजूर को? इसलिए निकाल लेते हैं कि बेसिकली जो है अगर हम उसको वहां रहने दें तो आपने कभी देखा भी होगा कि खजूर के रहने की वजह से खजूर के अंदर जड़ें उगाती हैं। वो जड़ें क्या होती हैं? वो बेसिकली वहां मौजूद रेडिकल होता है जो ग्रो कर जाता है और वो रूट्स बना लेते हैं, नरिशमेंट लेते लेते।
तो इसीलिए क्या किया जाता है कि खजूर को कच्ची हालत में निकाल दिया जाता है, इसके बाद वो अपने स्टेजेस कन्वर्ट करते हुए उस हालत में आती है जिस हालत में हम उसको खाते हैं। हमारे यहाँ तो सिंध में जब अवेलेबल होते हैं तो उस वक्त लाइट ब्राउन कलर में खजूरें उसी हालत में अवेलेबल होती हैं। तो ये तो हो गया आपका विविपेरी जर्मिनेशन। जल्दी से गो थ्रू करते हैं कि क्या हमने पढ़ा जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड के बाद उसकी टाइप्स क्या है, एपिजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन एंड विविपेरी जर्मिनेशन। ये 3 हमने इसकी टाइप्स पढ़ी। नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने तरीके के, तो प्लांट लाइफ साइकिल के हिसाब से 3 टाइप्स हैं प्लांट की। नंबर 1 एनुअल प्लांट, दोज प्लांट इन दीज प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, यानी 1 साल में अपनी जो है वो स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक स्टेज को वो कंप्लीट करेंगे, ऐसे प्लांट कहलाते हैं एनुअल प्लांट्स। इसके बाद बाइनियल प्लांट्स, दीज प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर्स once in 2 सीजन, यानी 1 साल में 2 मरतबा फ्लावरिंग करने का इनके अंदर प्रोसेस पाया जाता है। यानी एक मरतबा पूरी गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक स्टेज से होता हुआ इनके फ्लावरिंग हो गई, फिर नेक्स्ट सीजन में दोबारा फ्लावरिंग होगी। 1 साल में 2 मरतबा फ्लावरिंग का मतलब है कि अगर वो फ्रूटिंग प्लांट है तो 2 मरतबा फ्रूटिंग होगी। नेक्स्ट वन पेरिनियल प्लांट्स, कि दीज प्लांट्स रिमेन अलाइव फॉर मेनी इयर्स। ये नहीं है कि एक ही साल में 2 मरतबा फ्लावरिंग दी उसके बाद प्लांट खत्म, नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये कई सालों तक जिंदा रहते हैं और कई सालों तक अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के मुताबिक जो भी इनका टाइम पीरियड होता है फ्लावरिंग करते रहते हैं एवरी ईयर। ये पेरिनियल प्लांट्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बाइनियल प्लांट्स आपने देखा होगा कि जो हम गंदम वगैरह लगाते हैं ये वो है, और पेरिनियल जो हमारे यहाँ आमतौर पर लगे हुए होते हैं। इसके बाद वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन क्या है, द फिनोमिना ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट विच शॉर्टन्स द वेजिटेटिव पीरियड ऑफ बाइनियल इज कॉल्ड द वर्नलाइजेशन। यानी प्लांट में वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी होती है। रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, प्लांट जो ज्यादा टाइम लेता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ का टाइम लेता है। तो अगर आप वेजिटेटिव ग्रोथ के टाइम पीरियड को शॉर्ट कर दे, कम कर दे, रिड्यूस कर दे, तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव का टाइम पीरियड जल्दी आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव का टाइम पीरियड जल्दी आ जाएगा तो फ्रूटिंग का, फ्लावरिंग का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जल्दी हो जाएगी तो जो हमारा मेन एम है वो हम जो है वो हासिल कर लेंगे, खासतौर पे अर्न क्रॉप और फूड क्रॉप के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही फिनोमिना है कि हम क्या करेंगे, कोल्ड ट्रीटमेंट करेंगे। कोल्ड ट्रीटमेंट की वजह से वेजिटेटिव पार्ट का टाइम पीरियड कम हो जाएगा और प्लांट जो है फ्लावरिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी। वर्नलाइजेशन इसको हम कहते हैं, ठीक है। आमतौर पे ये बाइनियल प्लांट्स में यूज की जाती है। एक साइंटिस्ट है काउड, इन्होंने 1960 में इसकी डेफिनेशन इस तरह बताई कि एक्सीलरेशन ऑफ एबिलिटी टू फ्लावर बाय चिलिंग कोल्ड ट्रीटमेंट, कि वर्नलाइजेशन एक ऐसी एबिलिटी है कि जिसके जरिए हम एक्सीलरेट कर देते हैं फ्लावरिंग की एबिलिटी को। किसके जरिए, बाय चिलिंग कोल्ड ट्रीटमेंट के जरिए, ठंडा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के जरिए। यूजेस देख लेते हैं इसके हम कि यूजेस क्या क्या हैं। तो यूजेस है शॉर्टन द टाइम पीरियड ऑफ ग्रोथ ऑफ सीरियल क्रॉप्स, यानी जो हमारे खाने पीने की क्रॉप्स हैं इनके टाइम पीरियड को ये रिड्यूस कर देता है। और लेट समर में जब आमतौर पे जो है वो ड्रॉप सीजन यानी खुश्क सीजन हो जाता है, जब आमतौर पे फ्लावरिंग नहीं हो रही होती है, तो ये उस सीजन को भी फर्टाइल करने की एबिलिटी रखता है। आउट ऑफ सीजन भी अगर हमने इनको लगाया है और वर्नलाइजेशन की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की तो आउट ऑफ सीजन भी फ्लावरिंग पॉसिबल है, हो जाएगी फ्लावरिंग, और इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप, क्योंकि जाहिर है हमने इसको एक फेवरेबल टेम्परेचर फॉर द टाइम बिंग हमने पहले ही प्रोवाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली इसको प्लांट को फील होगा कि उसका जो बायोरिदम था, जो सर्कैडियन रिदम था, वो साइकिल उसकी प्रॉपर चल रही है, और वो उस चीज को फील करते हुए फौरन ही अपने प्रोसेस को अपग्रेड करके जो है वो हमें फ्लावरिंग जल्दी करके दे देगा। जल्दी से लास्ट टाइम हम एक मरतबा देख लें कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ा, फिर हमने टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन पढ़ी, उनकी एग्जांपल्स पढ़ी, और हमने ये देखा कि प्लांट ग्रो किस तरह करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताना पहले भूल गई थी, मैं दोबारा से बता दूं कि जर्मिनेशन के स्टेप क्या होते हैं। जब हमने जर्मिनेट कर दिया प्लांट तो उसके बाद हम जर्मिनेट प्लांट करने के बाद पानी देते हैं। पानी देने की वजह से इनके एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं। एंजाइम्स एक्टिव होने की वजह से होता क्या है कि बेसिकली इसका एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल यानी इसका प्लूम्यूल और रेडिकल एक्टिव होता है। प्लूम्यूल जो है वो शूट की डेवलपमेंट को गो थ्रू करवाएगा और रेडिकल जो है वो रूट की डेवलपमेंट को गो थ्रू करवाएगा। जब तक कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं होता, एंडोस्पर्म कंटिन्यूअसली इनको फूड देता रहता है।
फाइनली एंडोस्पर्म बहुत कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और फिर इनको जो है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लूम्यूल और रेडिकल को तेजी से ग्रो करना ही पड़ता है। जब वो तेजी से ग्रो करते हैं तो फिर रूट का काम है वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करना, और प्लूम्यूल का काम है फोटोसिंथेसिस करना, और इस तरीके से ये अपनी ग्रोथ को गो थ्रू करते हैं। तो हमने ये पढ़ा जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या, उसकी टाइप्स क्या है, किस तरीके से जर्मिनेशन काम करती है, और फिर हमने पढ़ा कि जो है हमारे लाइफ साइकिल के हिसाब से कितनी किस्म के प्लांट्स हैं, और वर्नलाइजेशन किस तरह से प्लांट को हेल्प करता है। आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे, और इसकी आप जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।